बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है, और हमने अपने प्रोग्राम की खूबी ये रखी है हमेशा कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर वो सवालात जो हमारे मरीज़ हमसे करते हैं या किसी भी तरह के सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर हम देखते हैं कि लोगों ने कुछ सवाल उठाए होते हैं, हम अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे कि मैदा जिगर पर गर्मी के क्या असरात होते भी हैं या नहीं होते, इसमें मिथ्स कितनी हैं, रियलिटी कितनी है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर बताएंगे कि मैदे और जिगर पर गर्मी के कुछ असरात हैं तो कैसे हैं, अगर होते हैं तो उनको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, मोहतात कैसे रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहबा के बारे में हमेशा हम ये कहते हैं कि बड़े ही स्माइली फेस के साथ खूबसूरत अंदाज में बेहतर मैसेज देती हैं। और डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फराज सादिक, जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। जब भी हमने आपको कहा और आपने हमें फौरी टाइम दिया, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मैदे जिगर पर गर्मी के असरात होते भी हैं या नहीं होते? नहीं, मैदे और जिगर पे गर्मी के कोई असरात नहीं होते, किसी भी मौसम के कोई असरात नहीं होते, सिवाय इसके कि जब सर्दियां होती हैं तो ऑब्वियसली चूँकि बाहर दर्जा हरारत कम होता है, तो आपका अंदर का जिस्म का जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, यानी जिससे कि खुराक डाइजेस्ट होती है, वो कुछ तेज़ हो जाता है। इसीलिए आपने ये नोट किया होगा कि थोड़ा सर्दियों में थोड़ी भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि गर्माइश जो होती है जिस्म के अंदर वो कम हो जाती है, यानी जिस्म के अंदर का दर्जा हरारत जो होता है वो कम होता है। तो उसको पूरा करने के लिए खुराक की जो डाइजेशन है वो जल्दी ज़रा तेज़ होती है, और गर्मियों में वो थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन एज सच इसका कोई असर नहीं है मौसम का मैदे के ऊपर या जिगर के ऊपर। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है, वो ये है कि जब गर्मियाँ होती हैं, या जिस तरह आपको पता है आजकल जो सीज़न है बारिशों का, ये काफ़ी ज़्यादा अफजाइश में मौसर साबित होता है जो जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं या जितने भी जरासीम हैं उनकी। तो कोई भी चीज़ अपने खाने की अगर बाहर रखी हुई है, फ्रिज से बाहर रखी हुई है, या बाहर रेडियो पे जिस तरह चीज़ें हैं, तो मक्खी और मच्छर और इसके अलावा जो बैक्टीरियाज़ हैं उनकी अफजाइश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है इस मौसम में। तो चूँकि बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो इसलिए चीज़ें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन, जो पेट का इन्फेक्शन है, जिसको मैदे का इन्फेक्शन आप कह सकते हैं या अंतड़ियों का इन्फेक्शन कह सकते हैं, आम ज़बान में इसको गैस्ट्रो कहते हैं, वो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो उस ज़मीन में यही एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो भी आप खाना पकाएं ताज़ा पकाएं और थोड़ी मिकदार में पकाएं ताकि वो इस्तेमाल हो जाए। और अगर बिलफर्ज आपने ज़्यादा पका लिया तो उसको ढाँप के रखें या फिर उसको फ्रिज में रख दें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि इवन फ्रिज में भी आप एक दिन से ज़्यादा उसको ना रखें, क्योंकि उसकी वो उसमें फ्रेशनेस या ताजगी नहीं रह जाती जो ताज़ा पके हुए खाने की होती है। बस इतनी सी ही हकीकत है मौसम की। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ लोग मौसम गर्मा में हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज़्यादा कोल्ड पानी का इस्तेमाल करते हैं या बर्फ़ का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी आपकी डाइजेशन को स्लो करता है? बिल्कुल करेगा, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी होती है। हर चीज़ में तवाज़ुन जो है वो होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म पानी, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है वो इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा बर्फ़ अगर आप खाएंगे तो वो बल्कि किसी और चीज़ की अलामत हो सकती है। बाज़ औक़ात आपके जिस्म में कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं, जैसे कि फ़ौलाद की कमी हो, उसमें दिल करता है कि बर्फ़ खाई जाए। तो अगर आपका दिल कर रहा है कि आप इस तरह से करें, या ठंडा पानी जो है वो आपको लगता है कि जो मैदे को थोड़ा सा आराम देगा, तो इसका मतलब है या तो फ़ौलाद की कमी है या फिर आपकी मैदे में तेज़ाबियत है, ज़्यादा तेज़ाबियत है, और उसके लिए फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि देखा जाए कि आपकी खुराक में कोई प्रॉब्लम है, कि आप ज़्यादा मिर्चों वाली ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई मैदे का प्रॉब्लम इटसेल्फ चल रहा है। नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेरे ख्याल में बेस्ट है। ठीक।
डॉक्टर साहब, अक्सर मरीजों की ये कंप्लेन होती है कि मेरा खाना मुंह में वापस आता रहता है। जी जी बिल्कुल। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे? अच्छा, हम अपनी ज़बान में हम इसको कहते हैं गर्ड। ठीक है। ठीक है। इसमें बेसिकली मैं पहले भी बता चुकी, खुराक की जो आपकी नाली होती है, जो कि मुंह के पिछले हिस्से से शुरू हो रही होती है, ज़बान के पिछले हिस्से से, उसका निचला सिरा जो होता है वो मैदे में खुल रहा होता है। जहाँ पे उसका निचला सिरा मैदे में खुल रहा होता है, वहाँ एक दरवाज़ा लगा होता है। वो दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब खुराक मैदे की तरफ आ रही होती है, और जब मैदे में वो चली जाती है खुराक, तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस बीमारी के अंदर ये होता है कि वो दरवाज़ा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो जिसकी वजह से जब खुराक मैदे में चली भी जाती है तो वो वापस लीक कर सकती है खुराक की नाली में, और खुराक की नाली से मुंह में आ सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को महसूस होता है कि डकार के साथ या वैसे खाना ऊपर आ गया है, और उसके साथ उनको कुछ थोड़ा सा टेस्ट भी ऐसा लगता है कि जैसे कि बदल गया है मुंह का। तो इसको हम कहते हैं गर्ड की बीमारी। तो ये अक्सर औकात लोगों को होती है। इसकी बड़ी वजह मोटापा होता है, मोटापे में ये हो सकती है। इसके अलावा फैमिलीज़ में रन कर सकती है, यानी अगर किसी के ख़ानदान में उसके माँ बाप को या दादके में या नानके में मसला है, तो उनको वो मसला हो सकता है। तो इसका बाकायदा इलाज है। आपने अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना होता है थोड़ा सा, और इसका इलाज जो है वो काफ़ी हद तक बंदा जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजकल अगर हम बात करें तो लोगों को आजकल बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग समझते हैं कि शायद कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसे पेशेंट गुजरे हैं जिनको आजकल डायरिया और बुखार इकट्ठा मिक्स हो रहा हो? बिल्कुल। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस मौसम में, और ख़ासतौर पे जो बरसात का मौसम है, यानी कि जो मौसम चल रहा है, इसमें मक्खी, मच्छर और इसके अलावा जरासीम दूसरे जो कि नज़र नहीं आते आम आँख से, उन सब के लिए बहुत मौजू हैं। मक्खी के लिए भी, मच्छर के लिए भी, और बैक्टीरियाज के लिए भी। तो खुराक अगर पड़ी हुई है और बासी हो गई है, उस पर बैक्टीरियाज आ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई पानी खड़ा हुआ है कहीं पे, तो मक्खी और मच्छर उसका गढ़ है वो। इसी तरह मक्खी अगर खुराक पर बैठ गई है तो वो बीमारी फैलाएगी। मच्छर मलेरिया कर सकता है, डेंगू कर सकता है। अगर आपने जरासीम वाली खुराक इस्तेमाल कर ली है या गंदा पानी इस्तेमाल कर लिया है, तो पेट की बीमारियां, जिसको आप गैस्ट्रो कहते हैं। और इन तमाम बीमारियों के साथ ना सिर्फ उल्टियाँ, दस्त और इसके अलावा बुखार, ये बिल्कुल आम सी बात है, ये बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार, वो भी इस तरह ही फैलता है कि गंदे हाथों से खाना अगर किसी ने पकाया है, तो टाइफाइड का बैक्टीरिया भी इसी तरह फैलता है, उसमें भी बुखार होता है। तो इसलिए काफ़ी किस्म की बीमारियां जो है इस मौसम में होती हैं, और उनको हमें देखना पड़ता है कि ये किस किस्म की बीमारी है। ये मलेरिया है, ये डेंगू फीवर है, ये पेट का इन्फेक्शन है, ये टाइफाइड फीवर है, ये गैस्ट्रो है। ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मौसम की गर्मी है उससे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो जरासीम और वायरस वगैरह होते हैं वो इफेक्ट जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी बॉडी। मौसम की गर्मी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरीके से बनाया कि जब आप गर्मी में जाते हैं तो आपके जिस्म से ऑटोमेटिकली पसीना निकलता है, और वो पसीना उस गर्माइश को ले जाता है, और आपका टेम्परेचर नॉर्मल फिक्स्ड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल है। जी। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में जाते हैं तो आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो बिल्कुल तंग हो जाएंगी, ताकि हीट बाहर ना निकले। आपको कपकपी हो जाएगी। वो कपकपी बेसिकली इसलिए नहीं होती कि मतलब कोई नुमाइश हो कि जी सर्दी की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपके जो पट्टे हैं वो मूव करते हैं तेज तेज, और वो इसलिए तेज तेज मूव करते हैं ताकि आपके जिस्म के अंदर गर्मी पैदा हो, और आपके बॉडी का टेम्परेचर जो कम हो रहा है बाहर के टेम्परेचर की वजह से, वो नॉर्मल 37 पे आ जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में ये चीज़ पैदा की है कि वो हालात के मुताबिक जो है उसका टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, और उसके रेगुलेट करने के लिए आपके पसीने के गदूद हैं, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि खून की नालियाँ तंग हो सकती हैं अगर शदीद सर्दी हो, ताकि गर्मी बाहर ना निकले। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो खून की नालियाँ फैल जाती हैं, और आपने देखा होगा कि गर्मी में लोग जो हैं वो लाल हो जाते हैं। तो वो लाल बेसिकली एक दिफाई निज़ाम है कि एक्स्ट्रा गर्मी को बाहर निकाला जाए, और पसीना भी ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मौसम में हमने देखा है कि लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, पानी की स्पेयर कमी भी हो जाती है। उस कमी को पूरा करने का आसान तरीका क्या है? पानी की बोतल हर वक्त साथ रखें, और अगर आपसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे पानी नहीं पिया जाता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पानी इसलिए नहीं पीते कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वो सिप सिप करके, यानी चुस्की चुस्की करके जो है वो पानी लेते रहें। और अब तो मैंने मोबाइल में देखा ऐसी ऐप्स भी होती हैं जो आपको याद करा देती हैं कि पानी का वक्त हो गया। तो कम से कम 3 से 4 लीटर या 5 लीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ बैठे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं जहाँ से इतनी ज़्यादा पानी आपका बुखारात बन के नहीं उड़ेगा, तो पानी की मिकदार आपको कम लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं या बाहर आपका काम है,
तो उस सूरत में आपको ज़्यादा पानी जो है उसकी ज़रूरत है। और पानी में भी अगर आप ORS यानी निमकोल वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें नमकियात भी हैं, क्योंकि पानी सिर्फ ज़ाया नहीं होता जिस्म से, उसके साथ नमकियात भी ज़ाया होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। सोडियम है, पोटाशियम है, तो ये निमकोल में एक मखसूस मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो आप रख लें या पानी रख लें। तो पीने वाली चीज़ें जो हैं ये आप अपने साथ रखें और वो चुस्की चुस्की करके आप पीते रहें। कम से कम 3 से 4 लीटर तक आप पानी पिएं, स्पेशली इस गर्मी के मौसम में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि आजकल मैंगो का सीज़न है और लोगों के माइंड में ये भी होता है कि आम खाने से गर्मी होती है जिस्म के अंदर। ये रियलिटी है इसमें या कोई मिथ है या क्या है ये कि आम अच्छा खाने देखिए, से गर्मी तो बड़ा एक वो है ना कि लेमैन टर्म है कि जो आम इंसान लोग कहते हैं कि जी गर्मी हो गई। गर्मी कुछ भी नहीं होती है। आप कोई भी जब खुराक खाएंगे और वो टूटेगी, यानी वो हजम जब होगी, तो उस हजम होने की सूरत में जो तवानाई निकलती है जो कि आपके जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है, उस तवानाई जो है उसके साथ गर्माइश भी निकलती है, यानी हीट भी निकलती है। ठीक है। तो आम एक अच्छा बहुत नरिशिंग फूड है, इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। तो शायद वो लोग इसलिए कहते हो कि ये गर्म है कि जब इतनी ज़्यादा मिकदार में आप नरिशिंग एक फल खाएंगे तो ज़ाहिर है जब वो टूटेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और उसके साथ ज़्यादा गर्मी भी प्रोड्यूस होगी। तो शायद मेरा ख्याल है उन लोगों का कहने का ये मकसद होता होगा। अदरवाइज़ ये है कि आम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हर मौसमी फल अल्लाह ने बड़ी ही मसलहत के साथ बनाया है, क्योंकि आम रिच सोर्स है विटामिन C का। आम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके जिस्म के जो फाजिल मादे हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और आम एक बड़ी ही नेमत है अगर वो तवाज़ुन में खाया जाए। ये नहीं कि आपने 1 किलो आम, जिस तरह पाकिस्तानी करते हैं कि जी खा लिए। शायद मैं आप ही के किसी प्रोग्राम में सुन रही थी, कुछ ऐसा था, आप कह रहे थे कि जी यहाँ तो 1 किलो आम 5-6 आम जो है वो मामूल की बात है। एग्जैक्टली। तो ये नहीं, आप एक आम अगर खाते हैं, वो भी दरमियाने साइज़ का, बहुत बड़ा नहीं, तो वो बहुत बेस्ट है और बड़ा हेल्दी है। आप इसको दही में मिक्स करके खा लें, आप इसको जो दूध होता है उसमें चीनी ना डालें। अब अगर आपने आम डाल लिया तो फिर चीनी का तो कोई तुक नहीं। आम नेचुरल तौर पे, हाँ नेचुरल तौर पे वो बहुत मीठा है ना, तो आप उसको ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको जो फैट फ्री मिल्क है, यानी चिकनाई से पाक मिल्क, उसमें आप थोड़ा सा आम डाल के उसकी जो चंक्स हैं वो डाल के आप पिए, बेस्ट है। लेकिन एक, नॉट मोर देन दैट। आप कहते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी। हाँ, और लेकिन शुगर के मरीज जो हैं वो पहले अपनी शुगर को देख लें कि अगर वो कंट्रोल्ड है तो फिर, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स में ये होता है कि 2 फल जो हैं हम कहते हैं कि जब तक आपकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है आप अवॉइड करें, एक आम और एक खजूर। हालांकि दोनों बहुत ही हेल्दी फूड हैं, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि हर इंसान को खजूर, 2 खजूर और एक छोटा आम, मौसमी फल है, आप इसको करें एंजॉय, आप खाएं। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को, अगर डाइटिंग भी लोग कर रहे हैं तो वो कहें जी आम तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। मतलब बैलेंस डाइट, मतवाजन ग़िज़ा, हर चीज आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ आपने मुंह नहीं बंद करना। कॉन्सेप्ट ये, मुंह बंद कर लो। मुंह आपने बंद करना है जो अनहेल्दी चीजें हैं उनके लिए। ऐसे मिठास जो बेकरी आइटम्स में है, ऐसी मिठास जो चीनी है, प्योर चीनी जो है वो, लेकिन जो नेचुरल मिठास है उसमें आपकी खजूर है, आम है, आड़ू है, उसमें सोर्स ऑफ फाइबर भी सेब है, ठीक है। ये चीजें जो है आपको फाइबर भी है और नेचुरल मिठास है। तो ये तो अल्लाह मियाँ की नेमतें हैं। तो आपको डाइटिंग करते हुए इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप एक आम लें और वो बेस्ट है। ठीक होगा। यानी आप कह रहे हैं कि साइज का भी ख्याल रखें और बैलेंस डाइट लें, तो वो आपके लिए बेहतर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मौसम के अंदर अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपकी नज़र में ज़्यादा फैल जाती हैं, जो एक आम आदमी समझे कि मिड जिगर से रेलिवेंट या आंतड़ियों से रेलिवेंट, कोई ऐसी मोटी मोटी बीमारियां जो आम बंदे को पता हो कि इस मौसम में ये ज़्यादा होती हैं? लेकिन इसमें गैस्ट्रो का, जिस तरह जो आम जबान में हम गैस्ट्रो कहते हैं, हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, यानी कि सोजिश मैदे की और अंतड़ियों की, जिसकी वजह से पतले पखाने, उल्टियाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये सोजिश जो है वायरस भी कर सकता है जो एक किस्म का जरासीम है, और बैक्टीरिया भी कर सकती हैं। और फिर टाइफाइड फीवर है इस मौसम में, वो उसका बहुत ज़्यादा चांस है। वो भी मतलब गंदा खाना या गंदे हाथ अगर लगे हुए खाने को और मक्खी वगैरह से फैलता है। फिर उसके बाद हैज़ा है, वो भी, उसका भी यही रूट है। और उसके बाद जो आपका पीला यरकान, जिसको आप हेपेटाइटिस ए कहते हैं, ये भी जिगर की सोजिश करता है। और ये इन तीनों चारों बीमारियों में जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि हाथ अगर नहीं धोए हुए आपने प्रॉपर, या आपने खाना बासी खा लिया है, बाहर रखा हुआ है,
और दर्जा हरारत बाहर का आपको पता ही है ज़्यादा है, और या फिर ये कि आपने ढक के नहीं रखा हुआ और कोई मक्खी वगैरह उसके ऊपर बैठ गई है, और आपने या फ्रिज में रख दिया और वो 4-5 दिन फ्रिज में पड़ा रहा है और आपने उसको गर्म करके खा लिया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो है वो इनकी स्प्रेड में या फैलाव में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इन बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अपने प्रॉपरली हाथ धोएं, खाने से पहले, खाने के बाद। इसके अलावा जब वॉशरूम आप यूज़ करते हैं तो स्पेशली जो हमारे लोग हैं जो कि कच्ची बस्तियों वगैरह के अंदर रहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से साबुन से हाथ धोएं, और बाथरूम की सफाई का भी बड़ा ख्याल रखें। बाथरूम्स भी उनके और जो पब्लिक टॉयलेट्स हाँ, हैं वो भी पब्लिक टॉयलेट्स बहुत गंदे होते हैं, मक्खी मच्छर ये वो सारा। तो अगर आप सफाई रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली मक्खी मच्छर भी वहाँ पर नहीं पड़े। पानी को खड़ा ना होने दें, गंदा पानी जो है वो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ताज़ा पका हुआ खाना खाएं, कम मिकदार में बनाएं खाना। अब आजकल तो गैस का भी मसला है, क्या वो कम मिकदार में बनाएं? वो एक ही 2 दफा बना घंटे के के रखें। लिए गवर्नमेंट गैस देती है, आप ये सोचें। मतलब पौश तरीन इलाके जो हैं लाहौर ऐसे के, वहां पे भी 2 घंटे गैस आती है और अभी गर्मी है, सर्दियों में पता नहीं क्या बनना है। ऐसे लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप ज़्यादा मिकदार में खाना बनाएं और उसको फिर काउंटर पे छोड़ दें, तो बिल्कुल ही नहीं। फ्रिज में फ्रीज भी करें तो वो भी लंबे हाँ टाइम के लिए बिल्कुल, और फ्रिज में आप रखते हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें अगर आप करें तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। फिर इसके अलावा जो पीला यरकान है, हेपेटाइटिस ए, उसकी तो वैक्सीन भी अवेलेबल है, यानी हिफाजती टीके भी उसके लग सकते हैं। टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन वो सीजनल है। मतलब आप एक सीजन में लगवाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए आप टाइफाइड से बच जाएंगे। हेपेटाइटिस की भी बूस्टर डोज आपको लगवानी पड़ेगी, तो ये आप लगवा सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होते हुए हम आपका एक फ़ायदा ये भी उठा सकते हैं कि नींद की कमी से जो मेदे जिगर के मसाइल होते हैं, क्या होते भी हैं या नहीं होते? होते हैं। देखें, इस तरीके से होते हैं कि जब नींद नहीं आप पूरी ले रहे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। जब आप सोते हैं ना तो आप, या रिलैक्स होते हैं आप, ज़ाहिर है जब सोएंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जी। उसकी मिकदार कम हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे ना, और अच्छे वाले हार्मोन्स आपके जिस्म में होंगे जो आपको रिलैक्स करेंगे। जी। स्ट्रेस से एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आपके मैदे के अंदर तेजाबियत पैदा करती है। बल्कि मैं कहती हूँ स्ट्रेस कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको नहीं खराब करती। ठीक। जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें शुगर को अनकंट्रोल कर देगी, क्योंकि कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जो हार्मोन मैंने आपको बताया। कॉर्टिसोल शुगर के लेवल को हाई करता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर को हाई करेगी। मैदे के मसले में तेजाबियत पैदा करेगी। दिल के मरीज़ में दिल की धड़कन को तेज़ करेगी। तो स्ट्रेस तो हर जिस्म के हिस्से के ऊपर जो है वो आपका इफ़ेक्ट करेगी। तो स्ट्रेस या नींद की कमी, या अगर आप रिलैक्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मैदे को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेंगी, और ना सिर्फ मैदे को इफ़ेक्ट करेंगी बल्कि जिस्म के हर हिस्से को इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर, आजकल जिस बंदे की भी टम्मी निकली होती है उसका अगर स्कैन करवाएं तो वो फैटी लिवर बिल्कुल होता ऐसे है। ही है, ऐसे। फैटी लिवर को हम ट्रीट किस तरह करते हैं और डायग्नोज करने का बेहतरीन और आसान तरीका क्या होता है? देखिए, फैटी लिवर जो होता है, एक तो मोटापा उसकी सबसे बड़ी वजह है, ठीक। लेकिन इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के अंदर फैटी लिवर हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, यानी जो हामला ख़वातीन हैं उनको फैटी लिवर हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो फैटी, लेकिन सबसे बड़ी वजह बहरहाल मोटापा ही है। ठीक। और आम तौर पे ये होता है कि मरीज़ जो है कुछ अजीब, मतलब ऐसी इलामात जो कि बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक जिनको हम कहते हैं, यानी कि मुबहम सी, उनके साथ आता है कि जिस थकावट होती है, दर्दें होती हैं, खाना हजम नहीं होता वगैरह वगैरह, या पेट में डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा होता है। तो जब हम उनके रूटीन के टेस्ट करवाते हैं तो जिगर के टेस्ट जिनको हम LFTs कहते हैं वो एक तो ख़राब आते हैं, और अल्ट्रासाउंड जब करवाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा हमें शक पड़ता है कि इनको फैटी लिवर हो सकता है। यानी कि फैटी लिवर का मतलब ये है कि जिगर के अंदर चर्बी वो हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि हमारी आवाम कहती है कि हर चीज़ की बस दवाई हो, और वो दवाई भी जादू की छड़ी हो और वो फ़ौरन ठीक कर दें। तो उन आवाम के लिए अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, और उन आवाम के लिए जो दवाइयाँ नहीं खाना चाहती उसके लिए खुशकिस्मती से, कि इसकी एज सच दवाई नहीं है। इसका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट भी आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली करनी है, और तीसरे या चौथे नंबर पे कोई दवाई आती है, और वो अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आप उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी ज़िंदगी की रूटीन को अगर आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप फैटी लिवर से निजात नहीं पा सकते। ठीक।
जी नाजरीन, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर फराह सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि बाकी सवालात भी जो है वो डॉक्टर साहब के सामने रखें और उसके ऊपर मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज की हमारी जो गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर फराह सादिक, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहबा से ये बातें जानने की कोशिश करें जो लोग हमसे पूछते हैं कि गर्मी के मौसम में मैदे जिगर के ऊपर बेशुमार किस्म के असरात होते हैं। तो हम डॉक्टर साहबा से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि असरात होते भी हैं या नहीं होते, अगर होते हैं तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहबा, जैसे हम फैटी लिवर की बात कर रहे थे, फैटी लिवर में कुछ लोग हमने देखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो कहते हैं जी चाय नहीं पीनी, आपने मिल्क शेक नहीं पीना, जूस नहीं पीना। तो क्या ये चीज़ें बंद करने से फैटी लीवर जो है वो रिवर्स हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं किसी स्पेसिफिक डाइट का तो नाम नहीं लेती। मैं ये बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, उनके अलावा आपने नहीं लेनी। कोशिश ये करनी है कि वो कम से कम लें, उसके अलावा जो चीज़ें हैं। हेल्दी फूड के अंदर आ जाता है बैलेंस्ड या मतवाजन ग़िज़ा। मतवाजन ग़िज़ा के अंदर आ जाती है आपका गोश्त, आपकी दालें, आपकी सब्ज़ियाँ, आपका फल और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो कि मिक्स्ड हो। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी बाकी की जो हेल्थ है उसको भी सही रखेंगे और आपका जो फैटी लिवर है वो भी इससे नहीं डेवलप होगा। या अगर हो गया है तो इससे चूँकि वेट कंट्रोल होगा, आपका वेट जब कम होगा या कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली जो जिगर की चर्बी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ जो आमतौर पर खुराक इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है मुरगन ग़िज़ा। रोटी पे बहुत ज़ोर है, चावलों पे बहुत ज़ोर है। आप किसी शादी पे चले जाएं, वहाँ पर क्या होता है, चावल भरे होते हैं, लोगों ने चावल कम होते हैं, ऊपर बोटियाँ लगी। बोटियों से तो खैर मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन बोटियाँ जिस सालन के अंदर तैर रही होती हैं ना, वो निरा तेल होता है, ऑयल। मुझे नहीं समझ आती ये किस तरह मैनेज करते हैं। वैसे ये कौम गरीब कौम है, तो ऑयल तो बड़ा महंगा मिलता है, तो ये किस तरीके से मैनेज होता है कि वो पूरा जो है ना वो तेल का एक वो नदी बनी हुई होती है। तो ऐसा गोश्त तो फिर आपके लिए मुज़र सेहत ही होगा ना। आपने अगर गोश्त खाना भी है मुर्गी और मछली के अलावा, वो बेस्ट है, तो आप अगर वो ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, अभी उसकी तो अपनी चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। उसको तो यकीन करें, अगर आप वैसे ही बगैर उसके बना लें ना ऑयल के, तो भी अगर आप उसका सालन कुछ देर के लिए रख दें तो ऊपर एक सफ़ेद कलर की इतनी मोटी तह जो कि चिकनाई की है वो आ जाती है। ठीक है, तो गोश्त आप इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ख़ासतौर पे मटन और बीफ में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दालें ले लें। अब तो दालें भी आजकल कोई सस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी मिक्स करके दालें जो हैं वो बना लें, उसका सूप बना लें, बहुत अच्छा सोर्स है लहमियात का। फिर उसके बाद आपके ये जो फ्रूट्स हैं और ये जो आपकी सब्ज़ वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत अच्छी हैं। फिर ये जो आपकी होती है लोबिया, एक लाल रंग में आता है और एक दूसरा होता है, वो बहुत अच्छा है। चने जो ब्लैक वाले भी, वाइट वाले भी, ये सारा बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स ज़्यादा डालें, निशास्ता को कम करें, यानी मिठास को। अगर मिठास लेनी भी है तो फलों वाली लें, तरबूज, खरबूजा, जी, आड़ू, ठीक है, आम, और वो भी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे हो। बिल्कुल, खजूर बहुत अच्छी है। ड्राई फ्रूट में इंजीर, ठीक है ना। अगर आपको क्रेविंग हो रही है मीठे की, कि जिस तरह कुछ लोगों को आदत होती है कि जी स्वीट डिश ज़रूर होनी चाहिए, मीठा, तो वो इससे कोशिश करें कि अपना वो क्रेविंग को कम करें। अच्छा, कभी कभी आप कर भी सकते हैं, चीट डे आप कभी कभी रख लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैटी लिवर के लिए है ना, कि उसको हेल्प करेगी इलाज में और ये कि वो डेवलप ना हो, वो है वर्कआउट। ठीक है, वर्जिश करनी है आपने। अब वो वर्जिश वॉक की सूरत में हो सकती है, वो वर्जिश जो है वो जिम में आप जाके भी कर सकते हैं, वो स्विमिंग हो सकती है, वो साइकिलिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो वर्जिश और ये जो लाइफस्टाइल यानी डाइट की जो मॉडिफिकेशन है, ये बहुत, और पानी बहुत ढेर सारा पिएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, GLP-1 की अगर हम बात करें, आजकल ऐसे इंजेक्शन जो वजन कम करते हैं, आपके जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को देखते हैं, तो क्या GLP-1 जो है वो फैटी लिवर के अंदर भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है? नहीं, देखें, बिल्कुल हो सकता है फ़ायदेमंद। ये नहीं है कि दवाई का कोई वो नहीं। GLP-1 का बेसिक मकसद ये होता है कि वो आपकी भूख को ख़त्म कर देता है, आपके मैदे की और अंतड़ियों की जो हरकत है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से हर वक्त आपको लगेगा कि मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक, लेकिन उसके मुज़र असरात भी हैं। मुज़र असरात ये है कि बाज़ वक़्त वो लुबलुबे की सोजिश कर देता है, ठीक है, और एक अननेचुरल या गैर फितरी तरीका बहरहाल एक फितरी तरीके को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो दवाई आप 1 साल तक खा सकते हैं, उसके बाद नहीं रिकमेंडेड।
ठीक है। ठीक है। GLP-1 1 साल तक? जी 1 साल तक। अब तो उससे भी एडवांस आ गई है, मिंजारो जो जिसके नाम से वो भी काफ़ी सॉल्ट्स आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको, जो लोग जिनको बिल्कुल अपनी भूख पर कंट्रोल ही नहीं है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, उनके लिए वो इफेक्टिव है। लेकिन उसके साथ साथ उनको वर्कआउट और अपना मुंह बंद करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये साल तक है, उसके बाद वो दोबारा खाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ये टेम्परेरी हेल्प जरूर कर सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। इनडायरेक्टली कह सकते हैं आप, डायरेक्टली नहीं ये हेल्प करता, इनडायरेक्टली कि आपका खाना पीना जब बंद होगा उससे वेट कम होगा, जब वेट कम होगा तो थोड़ा सा जिगर की चर्बी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग GLP-1 के थ्रू अपना वजन कम करना चाहते हैं, जैसे आपने बताया लबलबे की सोजिश हो सकती है, इसके अलावा भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं? अभी वो कर रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च, लेकिन अभी फिलहाल तो यही है, ये भी काफ़ी कम है और आप इसको बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को रिकमेंड किया जा रहा है उनको आप बिल्कुल क्लियर कट बताएं कि भाई ये एक टेम्परेरी चीज़ है, कि आप मतलब जो थोड़ी बूस्ट आपको मिल जाएगी कि आपका वजन बिल्कुल टस से मस ही नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आपको कह लें कि एक तरह से मोटिवेट ये कर देगी दवाई के, जब एक बंदा जो काफ़ी अरसे से एक ही वजन पे 100 किलो पे खड़ा हुआ है और वो परेशान है, मायूस है कि यार मेरा वजन होता ही नहीं है कम, तो उसको एक बूस्ट मिल जाएगा कि 2, 3, 4, 5 किलो उसका कम हो जाएगा। लेकिन वो एनर्जेटिक हो जाए और हाँ, अपना वर्कआउट शुरू क्योंकि जो मोटे लोग हैं ना उनका ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं हम सब कुछ कर चुके हैं, नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। तो उनको जो इतने डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड पेशेंट आए और वजन उनका ठीक ठाक है और वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे, हालांकि बनती तो उनके वजन के हिसाब से सर्जरी है, वो जो मोटापा कम, हाँ मोटापा कम करने वाली है, लेकिन लोग डरते हैं और सही डरते हैं, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। दवाई खाना बनिस्बत आसान है, तो उनके लिए आप ज़रूर, लेकिन उनको ये बता दें कि इसके साथ ये आपको थोड़ा सा वो करेगी, फ्यूल देगी, उसके बाद आपने खुद मेहनत करनी है। ठीक है, यानी परमानेंट सोल्यूशन जो है ना वो आपको फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल ही है। बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर साहब, ब्लोटिंग के बड़े केस आते हैं, लोग कहते हैं जी ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, नोजिया हो गया, तो क्या इसको कम करने का कोई ऐसा आसान तरीका भी होता है, बजाय ये कि लोग हर वक्त कैप्सूल और गोलियां खाते रहें? हाँ, बस मैं तो इस हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में तो आप एक ऐसी जो ब्लोटिंग वाले जो पेशेंट हैं, पहले तो वो अपने मॉलेज को चेक करवा लें कि उनको कोई मसला इस तरह का तो नहीं है कि जैसे आपको पता है कि मैदे का एक सोजिश के साथ एक बैक्टीरिया एसोसिएटेड होता है जिसको हम एच पायलरी कहते हैं। अब तो नाजरीन भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा AI आ गया और पता नहीं चैट GPT, तो इसलिए मैंने ये लफ्ज़ बोल दिया, नहीं तो मैं आमतौर पे आपको पता है ये चीज़ें इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स जो कि नाजरीन को कंफ्यूज करें मैं नहीं बोलती होती। तो वो चेक करवा लें और अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, और हर तरह से वो नॉर्मल हैं और वो गैस की शिकायत कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो जूद हज़म हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। जैसे कि मिसाल मैं आपको दे देती हूँ, दही बेस्ट है। इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरियाज को कहते हैं जो आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाते हैं और आपके निज़ाम को बेहतर करते हैं। तो दही बहुत अच्छा है। दही के अंदर अगर आप केला मिक्स करके खा लें, बहुत अच्छा है, जूद हज़म है। फिर उसके बाद उबला हुआ अंडा, अगर आपको फुल हार्ड बॉयल एग नहीं हज़म होता, आप उसको हाफ बॉयल कर लें, ठीक है, बेस्ट है। फिर उसके बाद ये आपकी जो दालों का एक सूप बना लें, बिल्कुल पतला सा करके, जूद हज़म है। अगर आपको लगता है कि दालें बादी होती हैं, लोगों के अपने अपने वो फिक्स हो जाते हैं ना कि दाल नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बादी है, ये वो है, फलां है। मूंगी की दाल, हम मूंगी की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होती है मैदे के साथ, जल्दी हज़म हो जाती है। फिर जौ का दलिया प्रोटीन्स का बड़ा अच्छा सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ली जा सकती हैं जो कि जूद हज़म हो, नरम हो और उसमें ग़िज़ाइयत भी हो। ठीक। डॉक्टर साहब, इस मौसम के अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट्स का इनबैलेंस हो जाना, फिर उसको बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐसे मशरूबात आप रिकमेंड करती हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बेस्ड ऑन साइंस? निमकोल बेस्ट है। और निमकोल का जायका जिन लोगों को नहीं पसंद, उनको ये चाहिए कि उसमें कोई 3-4 लेमन निचोड़ लें, तो वो बड़ा अच्छा उसका जायका बन जाता है। ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप अपनी ग़िज़ा को वो रखेंगे ना मुतवाज़न, तो आपके अंदर ये कमी नहीं होगी। ठीक है। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। अब मैं ये पढ़ रही थी कि बादाम बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, ये जो कद्दू के बीज हैं ये बहुत अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का, सूरजमुखी के जो बीज हैं वो, फिर उसके बाद जिंक, कैश्यूज़ में बड़ा अच्छा जिंक होता है, इंजीर। तो ये सारी चीज़ें अगर अपनी डाइट को आप मुतवाज़न रखेंगे ना, और जिसमें नमक भी होगा ऑब्वियसली, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो बाहर है,
और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो निमकोल बेस्ट है इसके लिए। ठीक। डॉक्टर साहब, लेबर क्लास में हमने बहुत ज़्यादा ऐसे केस देखे हैं कि लोग बेहोश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कुछ काम कर रहे थे, बंदा खा पी भी ठीक रहा है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इस तरह की बेहोशी से बचाव कैसे मुमकिन है? वो तो बेचारे, आप देखें ना कि ये गर्मी ऐसी है कि अगर मैं या आप बाहर निकल जाएं और हम पंखे के बगैर खड़े हो जाएं तो पसीना ऐसे निकल रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या अंदर पानी की फैक्ट्री लगी हुई है। तो वो तो बेचारे इंटेंट हो रहे होते हैं और उनके अंदर क्या ही उनका खाना होता है जो आप कह रहे हैं खाना ठीक खा रहा है। क्या वो खाना खाते हैं? सिंपल रोटी, दाल रोटी, वो भी पता नहीं मिलती है कभी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है, इतनी सी कप्पी के अंदर उनकी काली से चाय होती है जो वो पी रहे होते हैं, साथ सिगरेटें फूंक रहे होते हैं। ऐसे तो ऑब्वियसली सारी गुज़ा की कमी, पानी की कमी, नमकियात की कमी, बीमार भी होते हैं ऐसे लोग। इतने जो कमज़ोर होंगे, कईयों को तो सांस की बीमारियां होती हैं, सिगरेटें चूंकि ये बहुत पीते हैं ऐसे, तो ऐसा बंदा फिर बेहोश ही होगा और क्या होगा? ठीक होगा। क्या ही कर सकते हैं? उनके लिए मेरी हिदायत यही है कि जो वो कर सकते हैं, जो उनके बजट में फ्रेंडली है, कि और वो करते भी होंगे, मेरा ख्याल है तो कॉमन सेंस की बात है कि कपड़ा गीला करके अपने उस पर रखें, पानी की एक बोतल लें, बार बार पानी का जो है वो इस्तेमाल करें, निमकोल का पैकेट डालें। पता नहीं आजकल निमकोल का पैकेट कितने का आ रहा है, यही 20-30 रुपये, 20-30 रुपये का आ रहा है। तो वो अगर वो कर सकते हैं अफोर्ड तो वो कर लें, और मैं क्या ही उनको कहूँ। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हम ये देखते हैं कि इस मौसम के अंदर ज़्यादातर लोगों को फिंसी, फोड़े, खारिश, इस तरह की गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। तो क्या इस तरह के जो दाने होते हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट जो है उसको क्या देना चाहिए, और अगर होम रेमेडी हो तो क्या हो? होम रेमेडी ये है कि इससे बचाव कर लें आप, बजाय इसके कि ये निकल आए और आपको फिर जिल्द के माहिर के पास जाना पड़े। आप ये कोशिश करें कि आप गर्मी जो है या पसीना जो है उससे अवॉइड करें। आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पंखा हो, गर्मी ना हो, और अगर फ़र्ज़ करें ऐसी जगह पे चले गए हैं कि आपको पसीना आ गया है तो फौरी तौर पे नहाएं, शावर लें और उसके बाद खुश्क करें। ठीक है। जो खुश्क और ठंडी जिल्द होगी ना, उसके ऊपर ये फोड़े, फींसियाँ आम तौर पे नहीं निकलते। अगर आप अपने जिस्म, जो फफूंदी है जिसको फंगस कहते हैं, वो भी ऐसी जिस्म पे या ऐसी जगह पे लगती है जहाँ पे नमी हो और गर्मी हो, ये चीज़ उसको अफजाइश में उसके हेल्प करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि पित्त से बच जाएं या फिंसी फोड़ियों से बच जाएं, तो कोशिश यही करें कि अगर पसीना आया है तो फौरी तौर पे इसको खुश्क करें, बात लें और अपने जिस्म को ड्राई रखें। ठीक हो। और अगर निकल आए हैं तो फिर उसके बाद तो आपको जिल्द के माहिर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर और शुगर की जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या इनमें से दवाइयों की कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो आपकी गट इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। शुगर की तो बीमार जो है उसमें बिल्कुल करते हैं। उसमें एक दवाई है जो कि बड़ी ही कॉमनली इस्तेमाल होती है, मेटफॉर्मिन, वो आपके मैदे को बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है। इसका तो खैर ये नॉन साइड इफ़ेक्ट है ना, इसके अलावा ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यानी एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट ये है ही नहीं कि वो मैदा ख़राब करती है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक मरीज़ को दे दी तो वो कहेगा मुझे नहीं सूट की, तो नहीं की तो नहीं की। हर बंदे का जो सिस्टम है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट है। तो ये ज़रूर ये हो सकता है कि वाकई उसको वो सूट ना कर रही हो, लेकिन दवाइयाँ हैं ऐसी जो कि इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, ब्रेन गट कनेक्शन, इसको अगर इम्प्रूव करना हो तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं? कि आपको भूख ना लगे, आपका दिमाग ये ना सोचे, मुझे समझ नहीं आ सकी। यानी आपके ब्रेन गट कनेक्शन को बेहतर कैसे करें? बेहतर से क्या मतलब है कि ज्यादा भूख लगे? देखिए जो पतला दुबला बंदा है, जो बिल्कुल कांगड़ा है, वो तो कहेगा ब्रेन गट कनेक्शन मेरा ऐसा हो जाए कि मुझे लगे हर वक्त भूख लगे। और जो मोटा होगा वो कहेगा कि, यानी वो कहते हैं कि हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। हेल्दी लाइफ के अंदर जो है वो आप यही कर सकते हैं कि कोशिश ये करें कि आप ऐसी ग़िज़ा खाएं जो कि आपको सेटिस्फेक्शन तो दे दे, तसल्ली तो दे दे, लेकिन उसमें कैलोरीज कम से कम हो। मिसाल के तौर पे शिया सीड्स होते हैं या तुख मलंगा, उसका एक चीप फॉर्म है। शिया सीड्स जो है अमीर लोग ले लेते हैं और तुख मलंगा गरीब लोग ले लेते हैं। अगर आपने वो तुख मलंगा जो है वो भिगो के पानी में रख दिया तो वो फूल जाएगा, और जब वो पानी के साथ आप उसको लेंगे तो पानी चला जाएगा आपके अंदर। दूसरा, वो आपका जो है ना आपको फुल कर देगा, आपकी फीलिंग ऐसी आएगी कि फुल हो गया। इसबगोल का छिलका है फुल, लेकिन ये मोटे लोगों के लिए है। ठीक है। जो पतले लोग हैं उनको मैं यही कहूँगी कि उनको ये चाहिए कि ज़्यादा ना खाएं, खाएं कम ही, लेकिन अच्छा खाएं। ठीक है। अच्छे में ये कि ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, ठीक हो। गंद ना खाएं।
ठीक है डॉक्टर साहब, अगर इस मौसम के अंदर कोई बंदा अपनी मेडिकल फिटनेस चेक करना चाहे तो कौन से ऐसी लैब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट हैं जो एक आम आदमी को करवाने चाहिए? मेरा ख्याल है कि जो हेल्दी बंदा फिर रहा है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि कोई टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि जेब पे भारी पड़ेगा ना। हाँ, अगर कोई शुगर या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको ज़रूर अपने जिस्म में शुगर, अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चूँकि इस मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बाज़ मरीज़ हमारे ऐसी बीपी कंट्रोलिंग दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो पेशाब आवर भी होती हैं, तो वो बीपी जो पहले एक दवाई से कंट्रोल होता था, हो सकता है कि वो लो हो गया हो, तो इसलिए वो ज़रूर उनको चेक करवा लेना चाहिए। फिर गर्मी के मौसम में चूँकि पानी हम बहुत ज़्यादा पीते हैं तो भूख भी कम हो जाती है, तो शुगर का लेवल लो होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो उन लोगों को ये चाहिए कि वो ज़रा अपने जो रूटीन के टेस्ट्स हैं वो ज़रूर करवा लें। बाकी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं टेस्ट बता दूं और लोग निकल पड़े हैं, और मतलब आपको पता ही है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो माशरा है वो इतना मतलब नहीं है, माशी तौर पे इतना कोई खुशहाल नहीं है कि जिनको हम अननेसेसरी टेस्ट लिख कर दें। अगर आप ठीक ठाक हैं, एक्टिव महसूस कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ थकावट है या कुछ क्रैम्प्स वगैरह पड़ रहे हैं पट्टों में, तो फिर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम और पोटाशियम वगैरह करवा लें। और अगर आपको लग रहा है कि जी आपको भूख नहीं लग रही है, आंखें पीली हो रही हैं या कोई मैदे का मसला है, तो फिर लिवर फंक्शन टेस्ट जी वो करवा लें। तो अदरवाइज तो कोई मेरा नहीं ख्याल। ठीक। डॉक्टर साहब, कुछ लोग खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और ताकत की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। गैर ज़रूरी ताकत की दवाइयाँ मैदे जिगर को इफेक्ट कर सकती हैं? ताकत की दवाई तो नोन है जो करती है, आपका जी भी मतलाता है उससे, मैदे की सोजिश भी होती है। तो अक्सर ताकत की दवाइयाँ हम मरीज़ों को ये कहते हैं कि वो अपने जो अपना अच्छा वाला जो खाना है ना, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो रात के वक्त बिल्कुल पेट भर के खाना खाते हैं, उनका जो मेजर मील कह लें आप, ठीक है। कुछ दोपहर का मेजर मील लेते हैं, तो मेजर मील के बाद आप लें, ठीक है। तो इसलिए वो तो डेफिनेटली आपके मैदे को ख़राब करती हैं, और वो जब आपका मैदा पहले ही ख़राब हो तो आप कोशिश करें कि ताकत की दवाई ना लें। अगर तो आप मतवाज़न ग़िज़ा खा सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, लहमियात होनी चाहिए, उसमें निशास्ता अच्छी वाली निशास्ता होनी चाहिए। अगर आपने चिकनाई लेनी है तो अच्छी वाली चिकनाई, अच्छी वाली चिकनाई आपके अंडे की जर्दी में है, अच्छी वाली चिकनाई आपकी फ़िश ऑयल में है, मछली का जो तेल होता है, अच्छी वाली चिकनाई आपका हैंडफुल ऑफ नट्स, बादाम, ये कैश्यूज़, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो अगर तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है ताकत की दवाई लेने की। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका मैदे का मसला है, या जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बाज़ औक़ात उनकी खुराक इतनी अच्छी वो नहीं ले सकते ये सारी चीज़ें, तो उसमें आप ताकत की दवाई दें। ठीक है। और वो भी खाने के बाद आमतौर पे हम प्रेस्क्राइब करते हैं, नॉट इन एवरी ताकत की दवाई। जैसे आयरन को तो कहते हैं खाली पेट लो, लेकिन खाली पेट तो बहुत बुरा हाल होता है। उसकी बेस्ट जो जज़ब होता है ना आयरन, वो खाली पेट होता है, फौलाद, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से लोगों को जो है वो जी मतलाता है। और हमारे यहाँ तो खाली पेट दवाई खाने का रिवाज ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, वो कहते हैं कुछ खा के ही खाना। हाँ बिल्कुल। तो फिर किसके साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है कि दूध के साथ लेनी है? जी जी दूध ठंडा हो कि गर्म हो? बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती हैं और हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फरह सादक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे? पब्लिक कांटेक्ट ऐसे करे कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा फ़ोन नंबर चला दें प्लीज़, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इस प्रोग्राम के। और आपके लिए पैगाम इस मौसम के हवाले से ये है कि आपने जो ये छाबे वगैरह या जो रेड़ियाँ वगैरह इस पर कटा हुआ फल या कोई भी चीज़ ऐसी जो खुली पड़ी हुई होती है, बेशक उसके ऊपर उन्होंने वो जाली वाला कपड़ा डाला हुआ भी है, फिर भी वो इस्तेमाल ना करें। और जो भी आपने फल या फ्रूट यूज़ करना है वो आप खुद ख़रीद के घर के अंदर जो है वो खाएँ। खाना भी जो आपने खाना है गर्मियों में, उसको कोशिश ये करें कि थोड़ी मिकदार में पकाएं और फ़ौरन उसको इस्तेमाल कर लें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो आपको रखना पड़ता है क्योंकि गैस के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको फ्रिज में रखें, अगर बाहर रखा है तो ढक के रखें, और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उसको इस्तेमाल कर लें, देर तक ना रखें। पानी जो है वो आपका साफ़ होना चाहिए, उबाल के ठंडा करके उसको इस्तेमाल करें। हाथ अच्छे तरीके से धोएं, खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले, और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे तो हेपेटाइटिस का टीका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो वो हेपेटाइटिस या पीले यरकान का हिफाजती टीका भी लगवा लें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि प्रोफेसर डॉक्टर फरह सादक हमारे साथ मौजूद थी।
और उन्होंने हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ उनके सामने रखें ताकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और कोशिश करें कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को अपने एक्सपर्ट के सामने रख के बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, रियलिटीज़ और मिथ्स के बारे में जो फ़र्क है वो लोगों को बताते हैं और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं। मुझे प्रोफेसर डॉक्टर फ़राज सादिक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।